तो हरिओम। आभा जी, अजय जी, आकांक्षा सिंह जी, अमित जी, आनंद जी, आनंद कुमार जी, आनंद श्रीवास्तव जी, अंकुश जी, अंश जी यानी नेहा जी, अनूप प्रसाद जी, आद्रा जी, भारती लोधी जी, बिमला जी, बीरा किशोर जी, धर्मेश्वर कुमार जी, दिया जी, डोली जी, डॉक्टर परिका जी, परिका मैम जी, कंचन मैडम जी, कंचन मदन जी, कार्तिकेय जी, कुमारी रंजू जी, मनीता जी, मनोज जी, मीना जी, मिलन सिंह जी, नीतू जी, नेहा अग्रवाल जी, नेहा कुमारी जी, पल्लवी जी, तो फूल कुमारी जी ना, फूल कुमारी जी, प्रमिता जी, प्रतिमा साहू जी, प्रिया जी, प्रिया मिश्रा जी, प्रियंका जी, पूजा जी, रितेश जी, रितु शर्मा जी, रूबी जी, श्याम जी, सौरभ जी, सीमा जी, शंकर जी, श्वेता जी। नाम खत्म नहीं हो रहे हैं ना, इस तरीके से लाइनें बनी रहनी चाहिए हर क्लास में, तब तो मजा आएगा। ओके, चलिए। तो ऐसे ही टीचर को थका देना है कि बोलते बोलते परेशान हो जाए लेकिन नाम ना ले पाए। ठीक है, शिवम शिवम सिन्हा जी, श्वेता जी, हरिओम सर। स्मृति जी, हरिओम जी, हरिओम, सोनिया जी, सोनी सोनी जी, सोनी दत्ता ना, सोनी दत्ता, सुख जी, वायरल जी, विशाल जी, हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम, और योगा लाइफ जी, हाँ, योगा लाइफ मित्रा जी, हरिओम। तो आप सभी का आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास क्या रहने वाली है, आप लोगों ने लिंक पर देखा होगा, है ना, शो किया होगा, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि आज की क्लास क्या है, बताइए आप में से कोई भी। जी सर, पत्रिका के बारे में। हाँ, हटोया ग्रंथों का परिचय जो कि कंपैरेटिव के फॉर्म में हम लोग करवाने वाले हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, यहाँ पर 65 लोग मौजूद हैं। ओके, तो सबसे पहले नहीं, क्या हमारे जो हटोया ग्रंथों का जो हम तुलनात्मक परिचय देखने वाले हैं, यानी इंट्रोडक्शन का हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे जो हटोया के ग्रंथ है वो सिलेबस में कौन सी यूनिट में दिया गया है वो हमें पहले जानना बहुत जरूरी होता है ना। हमारे सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हम अभी जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं तो मेनली उस पर हम फोकस करेंगे। जो हमारे 100 नंबर का पेपर होता है, यानी 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, और हमारे 200 नंबर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर जो 10 यूनिट बांटे गए हैं, जिसमें पहले यूनिट 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से 10 यूनिट यानी 10 इंटू 10 100 हमारे टोटल कितने हुए क्वेश्चन हो गए। ओके, और एक क्वेश्चन के 2 नंबर रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और पहले पेपर में 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और जिसमें हमारे 100 नंबर के रहते हैं। ठीक, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब यूनिट देख लीजिए, तो पहला जो यूनिट है उसमें योग के आधारभूत तत्व बताए गए हैं, और जिसमें इतिहास यानी योग के इतिहास के बारे में बताया गया है। फिर दूसरा जो यूनिट बताया गया है जिसमें प्रमुख उपनिषद, जिसमें 10 उपनिषद हमारे होते हैं प्रमुख, भगवद गीता और योग वशिष्ठ। जो तीसरा ग्रंथ होता है ना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो योग के ग्रंथ है यानी योग उपनिषद, यानी योग की जो बातें बताई गई है उपनिषदों में, वो हमारे सिलेबस में रखा गया है। तो इसका जो कंपैरेटिव जो यानी सिमिलर देखने में आता है वो हमारे हटयोग ग्रंथों से आता है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं ना, तो इन्हीं दोनों यूनिट को फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि 10 नंबर यहाँ से और 10 नंबर यहाँ से, 10-10 क्वेश्चन यहाँ से, यानी 20 क्वेश्चन, टोटल नंबर लगकर 40 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हटयोग ग्रंथ से 25% क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी पेपर उठाकर देखिए, जो भी 23 में, 24 में, 22 में हुआ होगा, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपको हटयोग ग्रंथ से मिलते हैं। ठीक है, ये बातें पता नहीं हो तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसलिए इस पर फोकस देना बहुत जरूरी होता है। एंड देन योग उपनिषद, इसमें भी 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाते हैं, यानी कुल मिलाकर देखिएगा 45% तो यहाँ पर मेरे कंपेरेटिव से बन रहा है, आपका अलग से कोई बनना है। 45-45% आपके सिर्फ कंपेरेटिव से बन रहे हैं।
ओके। और मैम जो पीवाईक्यू करवाएंगे तो उसमें से तो 50 नंबर बनेंगे, इसमें भी सिमिलर दिखने में आएगा, लेकिन 45 क्वेश्चन नंबर जो मतलब क्वेश्चन जो रहेंगे ना ये इसी से आएंगे कंपैरेटिव से, ठीक है। एक ये मिनट बात सर, आपको माफी क्लियर चाहता होनी हूँ बीच चाहिए। में। हरिओम सर, बीच में माफी चाहता हूँ मैं। वो एक तो हठी योग है, वो दो कौन से बताए जिसमें 45 नंबर के आ जाते हैं? ठीक है, लेकिन बट आप क्या करना ना, कोई भी हो, आपको किसी को भी कुछ भी पूछना हो ना, तो आप लोग क्या करना, जी। हैंड रेस करना। ओके। हाँ हाँ चलिए, हाँ लाइट आ जी गई, जी। वाओ। ठीक है, तो लाइट आ गई जस्ट। ओके, हाँ मैं वीडियो ऑन करता हूँ ना और अच्छा रहेगा। ओके, मेरा वीडियो प्रॉपर दिख रहा है? जी सर, जी हाँ जी हाँ जी। सर। ओके, अभी जस्ट लाइट आई, हम भी गर्मी हो रही थी, ठीक है, पढ़ा रहे थे, तो चलिए। हाँ हाँ, ओके। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा सिलेबस बता रहे थे, तो ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो 25% जो होते हैं ना हमारे हठयोग ग्रंथों से आते हैं। 25% हमारे हठयोग ग्रंथ से आते हैं, यहाँ से जो हठयोग के ग्रंथ है। और जो योग के ग्रंथ है, इसमें से 10 क्वेश्चन बनते हैं, यानी 10%, 10-12% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं, यानी टोटल मिलाकर 90 नंबर हमारे बन सकते हैं हमारे कंपेरेटिव से। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे लिए। ओके, चलिए। तो अब सबसे पहले हम लोग हठयोग ग्रंथ के परिचय के बारे में देखने वाले हैं। तो हठयोग ग्रंथ में, यानी हठयोग के बहुत सारे ग्रंथ है, ऐसा नहीं कि ये जो सिलेबस में दिया गया यही ग्रंथ है, नहीं नहीं, हठयोग के बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ ग्रंथों को रखा गया है जो प्रमुख रूप से मान्यता दी गई है। ओके, तो उसी के बारे में आपको दिखाते हैं सिलेबस 5 नंबर, यूनिट नंबर 5 यहाँ पर। ये है हठयोग के ग्रंथ। ओके, देखिए हठयोग के ग्रंथ में हमारे जो ग्रंथ बताए गए, हठयोग के ग्रंथ बताए गए, वो बताए गए हमारे सिलेबस में कितने, 8 ग्रंथ बताए गए, 8 ग्रंथ बताए गए। ओके, वो कौन कौन से हैं देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा, हठयोग के ग्रंथ जो योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली। ओके, इस तरीके से 8 ग्रंथ बताए गए। ओके, अब देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात ये है ना कि ये अलग अलग फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये है कि इसको सिस्टमेटिक लगाया है, यानी जैसे काल, पहले कौन सा ग्रंथ आया, उसके बाद कौन सा ग्रंथ आया, उसके बाद कौन सा ग्रंथ आया, इस तरीके से मैंने सिस्टमेटिक लगाया, जिससे कि क्या होगा ना, आपको एक पढ़ने में एक लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रहेगी, ठीक है। सिस्टमेटिक कोई भी चीज की हम तैयारी करेंगे तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एग्जाम में जो होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है। विद्वान तो आप सभी हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में विद्वान की नहीं चलती, एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग को, सिस्टमेटिक किसी भी चीज की तैयारी हमें करनी होगी। ये 8 ग्रंथ हो गए, ठीक है, तो इसी 8 ग्रंथ पर हमें फोकस करना है। क्लियर एवरीवन, हम कर लीजिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, हाँ चलिए, एक्टिव रहना है, डोली जी, प्रतिमा जी, चंद्रकला जी, सब लोग एक्टिव रहिए, थम करिएगा, ठीक है। रूबी जी, बस हो गया था, सब लोग थम करिए। हाँ, अब देखिए, चलिए सब लोग थम करिए। हाँ, यहाँ पर स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है बढ़िया से, फॉन्ट साइज ठीक है, दिख रहा है, आप लोग को शो होना चाहिए, मुझे शो हो रहा है ठीक है, लेकिन आप लोग को होना चाहिए, हम कर लीजिए। जी सर। ओके, हाँ देखिए, तो यहाँ पर जो ग्रंथ मैंने नोट डाउन किया, 8 ग्रंथ जो है वो शिव संहिता, योग बीज, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और घेरण संहिता। ओके, अब देखिए, ये जो सिस्टमेटिक काल के अकॉर्डिंग लगाया है मैंने, पीरियड ऑफ कंपोजिशन, यानी शिव संहिता जो है वो आदिकाल माना जाता है। इसका कुछ कोई लेखक अभी तक मतलब श्योर नहीं है कि भाई यही लेखक थे कर, ठीक है। तो ज्यादा तौर पर शिव जी को माना जाता है लेखक, ठीक है, लेकिन शिव जी भाई अब इतने बड़े योगी है, ठीक है, तो वो कैसे मतलब ग्रंथों को लिख सकते हैं ना, एक तरीके से। तो यहाँ पर इसीलिए डाउट आता है, तो आदिकाल आपको लेकर चलना है, ठीक है, किसी यहाँ पर लेकर चर्चा नहीं करना है, हमें बस आदिकाल का ये ग्रंथ है, ये हमें लेकर चलना है। ओके, दूसरी बार
जो दूसरा ग्रंथ जो आता है हमारा योग बीज आता है, जिसको भी आदिकाल माना जाता है। लेकिन एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि योग बीज के लेखक कौन है। लेखक कौन है? तो भाई गोरक्षनाथ जी। साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर था गोरक्षनाथ। कौन थे? गोरक्षनाथ थे। ओके, तो यहाँ पर जो ये आदिकाल है, लेकिन आदिकाल से ग्रंथ आया, लेकिन जो रचना की ना गोरक्षनाथ ने, वो की थी 10वीं शताब्दी में, यानी 10th to 11th सेंचुरी में इसकी रचना की थी आदिकाल में, जो योग बीज ग्रंथ है। ठीक है, ये योग बीज गोरख संहिता, गोरख संहिता, जो कि ये भी जो योग बीज, गोरख संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये तीनों को एक लाइन में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इनके जो रचनाकार जो यानी रचनाकार जो है वो गोरक्षनाथ जी है, यानी जो रचना किए हैं। ठीक है, इनका जो काल जो माना जाता है योग बीज का जो, तो आदिकाल माना जाता है, लेकिन गोरख संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति का जो काल माना जाता है वो है 10वीं से 11वीं शताब्दी, यानी 10th to 11th सेंचुरी एडी। एडी यानी एनो डोमिनी, यानी जो हमारे ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह के बाद जो माना जाता है काल, वो माना जाता है एडी का माना जाता है, एनो डोमिनी। ओके, ईसा मसीह के बाद, और ईसा मसीह के पहले जो माना जाता है बिफोर क्राइस्ट, जो बीसी माना जाता है। ओके, क्लियर? तो एडी यानी 10वीं से 11वीं शताब्दी। ओके, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 10वीं से 11वीं शताब्दी, यानी 10वीं से 11वीं सेंचुरी एडी। उसके बाद आता है वशिष्ठ संहिता, जो कि 1150 एडी में आया है, 1150 एडी में, हाँ, ईसा मसीह के पूर्व। बहुत बढ़िया जी। हाँ, हठ प्रदीपिका जो आई है वो 14 to 16 सेंचुरी, 14 to 16 सेंचुरी। ओके, एंड देन उसके बाद आया है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली, जिसका जो काल माना जाता है वो है 1625 से 1695। ओके, एडी, यानी 17th सेंचुरी एडी। फिर घेरन संहिता, जिसका जो काल माना जाता है 1700 शताब्दी, यानी 17th सेंचुरी एडी। ओके, इस तरीके से इसको सिस्टमैटिक काल में लगाया गया है, यानी 10वीं 11वीं शताब्दी सिद्ध सिद्धांत पद्धति तक हो गया है। वशिष्ठ संहिता 1150, हठ प्रदीपिका 14 से 1600, हठ रत्नावली 1625 यानी 1700 एक तरीके से 1625 से 1695, और घेरन संहिता 17वीं शताब्दी, यानी ये स्टार्टिंग जो हमारा था वो जो 18 अर्ली 18 सेंचुरी। ओके, क्लियर? यानी 18 सेंचुरी में स्टार्टिंग में ये ग्रंथ आया, यानी ग्रंथ की रचना हुई है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है? नो डाउट। ओके, अब देखिए रचनाकाल हमारा हो गया। अब किस किस ग्रंथ में, अब ग्रंथ कब आया है ना, कब इसका रचना हुआ है, ये आप सभी को पता चल गया, क्लियर हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसको क्लियर ना हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें किनके बीच में संवाद है ना, वो देखेंगे। यानी संवाद जो देखेंगे, शिव संहिता में जो संवाद जो बताया गया है, यानी संवाद यहाँ पर शिव संहिता में भी है। किनको याद हो तो शेयर कर सकते हैं, किनके बीच संवाद है तो बता सकते हो आप लोग। ओके, शिव संहिता में शिव और पार्वती जी के बीच में क्या है? संवाद है। और योग बीज जो ग्रंथ है वो भी आदिकाल माना जाता है। यहाँ पर भी शिव जी और पार्वती जी के बीच में क्या है? संवाद है। यानी शिव जी माता पार्वती जी क्वेश्चन पूछती है और शिव जी उसके आंसर देते हैं। ओके, उसके बाद जो गोरख संहिता है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, उसमें कोई संवाद आपको नहीं मिलता है। गोरक्षनाथ जी ने जो रचना की है, ठीक है, हठ योग के बारे में जो भी चीजें बताई गई है गोरक्षनाथ जी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर ऐसा किसी को नहीं बताया गया है। ठीक है, प्रॉपरली किसी एक लोग व्यक्ति को और किसी महापुरुष को लेकर। ठीक है, वशिष्ठ संहिता नेक्स्ट जो हमारा ग्रंथ है वो है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में जो संवाद मिलता है वो मिलता है वशिष्ठ जी और शक्ति जी। वशिष्ठ जी या शक्ति जी। अब वशिष्ठ जी और जो शक्ति जी है, यानी ये पिता और पुत्र के बीच में संवाद है। पिता और पुत्र, वशिष्ठ जी के जो पिता कहे जाते हैं, जो कि ब्रह्मा जी कहे जाते हैं, ब्रह्मा जी से यानी ब्रह्मा जी को जो ज्ञान पता था वो वशिष्ठ जी को दिए थे।
और वशिष्ठ जी उसी ज्ञान को अपने पुत्र शक्ति जी को दिए और उसके माध्यम से हम सभी जनता को, जनता माने सामान्य जन लोगों को वो ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है बेसिकली, जो हमारे ब्रह्मा जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है। दुश्मनों कौन कौन है? माइक म्यूट कर लीजिए जी। अच्छा, कोई बात नहीं। विशाल जी आप माइक म्यूट कर लीजिए, किन्हीं का चालू होगा तो। हाँ सॉरी भैया, 1 मिनट बस। हाँ हाँ, चलिए माइक म्यूट हो गया। ओके ओके, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हट प्रदीपिका और जो हट रत्नावली हमारी है, इसमें कोई संवाद नहीं है, इसमें भी संवाद नहीं है। और जो घेरण संहिता जो है, इसमें संवाद दिया गया है महर्षि घेरण जी और राजा चंडकपाली, इनके बीच। राजा जो चंडकपाली है उनके बीच, महर्षि घेरण और राजा चंडकपाली के बीच में क्या है, संवाद मिलता है। यानी हठयोग का जो ज्ञान है वो राजा चंडकपाली को देते हैं घेरण जी। ओके, क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखिए ऑथर, लेखक के बारे में देखते हैं तो मैंने कहा आपको कि शिव संहिता का कोई लेखक नहीं मिलता है, तो यहाँ पर डैश करके रखा है मैंने। एंड देन योग बीज के जो लेखक है और गोरख संहिता के जो लेखक है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति के जो लेखक है वो एक ही है, गोरक्षनाथ जी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि आप लोग पेन और बुक लिए होंगे। ठीक है, तो ये एक बात आप और एक नोट डाउन कर लीजिए कि पेन और बुक भी ले लीजिए। नोट डाउन मुझे दिमाग में रख दीजिए, अभी ले लीजिए। ठीक है, पेन और, यानी एक पेज होना चाहिए आपके पास और एक पेन होनी चाहिए। ठीक है, मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे आपको नोट डाउन करते जाना है। ओके, चलो, आपका नोट्स बनाया हुआ बहुत जरूरी है, इससे कि देखिए समझने वाले के तो इशारा काफी है ना। लेकिन यहाँ पर जो मेरा पीडीएफ है ना, इससे तो मैं बताऊंगा तो वो तो समझ जाओगे, इशारे से काम नहीं होगा। लिखोगे ना इशारों के साथ साथ, मतलब समझने के साथ साथ आप किसी को वो चीजें बता भी सकते हो बिना देखे, देखकर, आप कॉपी में लिखने के बाद। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो चलिए, वशिष्ठ संहिता के जो हमारे लेखक है वो है वशिष्ठ जी है, लेखक वशिष्ठ जी है यहाँ पर। ओके, और जो हठ प्रदीपिका है उनके जो लेखक है वो है स्वात्माराम जी लेखक है, जो अलग अलग ऋषि मुनियों ने जो हठ योग का ज्ञान दिया है उनके बारे में ही स्वात्माराम जी अपने हठ प्रदीपिका में लिखे हैं। ठीक है, नोट डाउन किए। ओके, एंड देन उसके बाद जो हमारी हठ रत्नावली है, हठ रत्नावली ये जो कि लेखक है ये है योगी श्रीनिवास जी। अभी ये भी क्या काम किए, ये भी वही काम किए है। ठीक है, जितने भी मतलब ऋषि मुनि हुए हैं उनकी जो भी हठ योग के बारे में जो भी चीजें दी गई है वो भी अपने इस हठ रत्नावली ग्रंथ में नोट डाउन किए। खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा आपको जो हठ प्रदीपा की कॉपी दिखती है, यानी यहाँ से आपको मुझे लग रहा है 60-70%, ठीक है, समथिंग चीजें उतारी गई, सिमिलर एकदम दिखता है। ओके, उसके बाद है महर्षि घेरण जी। उसके बाद कौन है, महर्षि घेरण जी है। तो यहाँ पर जो घेरण संहिता है उनके जो लेखक है वो है महर्षि घेरण जी। यहाँ तक क्लियर है। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है, मैं क्वेश्चन में सब आपको याद करवा दूंगा। ओके, अब देखिएगा अध्याय, अब किस किस ग्रंथ में अध्याय। यहाँ पर आपको समझने की बात यह है, मैं जैसे जैसे नाम बोल रहा हूँ, जैसे शिव संहिता बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहला जो कॉलम जो आएगा वो शिव संहिता का आएगा। ओके, तो अध्याय यानी चैप्टर, कितने कितने किस किस ग्रंथ में अध्याय दिए गए, चैप्टर दिए गए। चैप्टर का मतलब ये है कि भाई एक तरीके से भाग, ठीक है, डिवाइड किए गए, उस भाग में पर्टिकुलर विषय के बारे में बताया गया। ओके, जैसे कि आसन है, तो आसन के बारे में कितने आसन है, कौन कौन से आसन है, क्या क्या लाभ है उसके, किस तरीके से मेथड्स बताई गई है, ये सारी चीजें बताई गई। एक विशेष भाग, और उस विशेष भाग का पर्टिकुलर नाम भी रखा गया है जो कि हम आपको बताएंगे और जिससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो शिव संहिता के जो अध्याय है वो है 5 अध्याय। कितने अध्याय है, 5 अध्याय। ओके, गोरख संहिता में जो योग बीज में है, योग बीज में ऐसे कोई अध्याय की चर्चा नहीं मिलती है, सीधा मंत्र दिया गया है, 182 मंत्र मिलते हैं।
ठीक है। और भी अलग अलग ग्रंथ में थोड़ा सा चेंजेस देखने में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो जो है गोरख सिद्ध सिद्धांत पद्धति। अब सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 उपदेश है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में टीचिंग्स कहते हैं। ओके, तो 6 उपदेश सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है। गोरख संहिता में 2 शतक है, 2 शतक यानी एक 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी यानी 2 सेंचुरीज की चर्चा की गई है, 2 सेंचुरीज। ओके, यानी 2 शतक के बारे में बताया गया, यानी 200 मंत्र है, 201 मंत्र है। ओके, उसके बाद जो हमारे आते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता जिसमें 8 अध्याय यानी 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर्स है। ओके, वशिष्ठ संहिता में। उसके बाद जो ग्रंथ हमारा आता है वो ग्रंथ आता है हठ प्रदीपिका, जिसमें 4 उपदेश दिए गए, 4 टीचिंग्स दिए गए हैं। उसके बाद जो हमारा ग्रंथ आता है वो आता है हठ रत्नावली। मैंने आपको कहा था कि भाई यहाँ पर 70% आपको सिमिलर चीजें मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर 4 उपदेश भी आपको सिमिलर दिखने में आ रहा है। और घेरण संहिता, घेरण संहिता, तो घेरण संहिता में कितने 7 प्रकरण है, 7 सेक्शंस है। ओके, क्लियर। अब इस चैप्टर में अध्याय कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बताया, किस किस भाग मतलब कौन से भाग विशेष है उसके बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है यूजीसी नेट में। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और गौर करते हैं, चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे ज्ञान की दृष्टिकोण से भी। ओके, तो सबसे पहले हमारे जो शिव संहिता में जो 5 पटल्स यानी 5 चैप्टर्स बताए गए हैं, जो हमारा शिव संहिता में अध्याय का नाम जो है लय प्रकरण। इसमें जो चर्चा की गई है ना, खास तौर पर ज्ञान अज्ञान के बारे में बताया गया है और दार्शनिक बातें बताई गई, जिसके वजह से दार्शनिक उपदेश भी कहा जाता है। इस पहले प्रकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है शिव संहिता में पहले प्रकरण का नाम क्या है, पहले पटल का नाम क्या है, तो आपको वो चीजें ध्यान रखनी है। लय प्रकरण या फिर दार्शनिक मान्यताएं बताई गई वहां पर, यानी दार्शनिक के बारे में, दार्शनिक जो भी चीजें बताई गई है, अलग अलग मत बताए गए हैं। जैसे इंडियन फिलोसफी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हमारे जो 9 दर्शन होते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग अपने बारे में बताते हैं कि इससे वह मोक्ष प्राप्ति होती, इससे वह मोक्ष प्राप्ति होती, जीव है, जगत है ना, या फिर नहीं है, इस तरह की जो भी चर्चा होती है वो यहाँ पर की गई है मोटा मोटा तौर पर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो लय प्रकरण में कहा गया कि शिव जी ने कहते हैं कि भाई एक मेव जो उपाय है वह है योग शास्त्र। तो योग शास्त्र का ही हम लोग अनुष्ठान करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओके, और यहाँ पर ज्ञान योग का बहुत ही महत्व दिया गया है, यानी ज्ञान कांड, इसको हम यहाँ पर जो ज्ञान योग एक तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। तो ज्ञान योग ये कर्म योग से यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है ना विद्या अविद्या, तो अविद्या का नाश जो करती है वो विद्या ही करती है। ओके, लेकिन ज्ञान के लिए भी योग जरूरी है। जो योग और ज्ञान की चर्चा जो बेसिकली अलग अलग करके जो दी गई वो योग बीज में दी गई, ठीक है, तो नोट डाउन कर। अब तत्वज्ञान उपदेश में जो बताया गया है ना, नाड़ी के बारे में बताया गया है। नाड़ी यहाँ पर जो बेसिकली 14 नाड़ी प्रमुख कही गई है, लेकिन उससे पहले भी एक नाड़ी की चर्चा मिलती है, वो है चित्त नाड़ी, नोट डाउन कर, ठीक है। फिर योगा अनुष्ठान यानी योग के अनुष्ठान के बारे में बताया गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई कहीं ना कहीं प्राणायाम का वर्णन है। योग अनुष्ठान यानी प्राणायाम करेंगे, उसके बाद जो हमारे नाड़ी जो होंगे वो सही से चलेंगे, यानी दोनों हमारी ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी सही से चलने का मतलब जो हमारे सुषुम्ना में जा रही है तो वो सही से चल रही है, नहीं तो हमारे जो आयु का क्या हो रहा है, एक तरीके से दहन हो रहा है। ओके, तो ईडा और पिंगला नाड़ी का जो वायु है वो हमारे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होना चाहिए, जिससे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होती है और उसके वजह से जो हमें जो मोक्ष का द्वार है हमारे लिए खुलता है। ओके, तो यहाँ पर पवनाभ्यास बताया गया है, प्राणायाम की चर्चा में पवन यानी वायु, ठीक है। और यहीं पर आपके आसन के बारे में भी बताए गए, 4 आसन बताए गए, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, उसको पश्चिमोत्तानासन भी बोला जाता है, एंड देन स्वस्तिकासन। ओके, फिर है मुद्रा। मुद्रा की चर्चा मिलती है, तो मुद्रा भी यहाँ पर कितने बताए गए, तो 10 मुद्रा बताई गई, जैसे कि हठ प्रदीपिका में बताई गई, हठ रत्नावली में बताया गया। उसी तरीके से शिव संहिता में भी 10 मुद्रा की चर्चा मिलती है। अब 10 मुद्रा में भी एक और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मुद्रा दी गई है,
जिस तरीके से यहाँ पर जो नाड़ी दी गई थी, चित्रा नाड़ी, उसी तरीके से यहाँ पर एक मुद्रा दी गई है। कौन सी मुद्रा है बताइए, इनको याद हो तो बताइए। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा की चर्चा की, बहुत बढ़िया। हाँ, फिर है वचन पटल। अब वचन पटल में यहाँ पर जो हमारे चक्रास होते हैं, सप्त चक्रास का भी यहाँ पर वर्णन बताया गया है। ओके, और भी चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। ओके, योग बीज में ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर 182 मंत्र की चर्चा में। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चैप्टर बताए गए हैं, 6 उपदेश बताए गए हैं। जो पहला उपदेश का नाम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी ध्यान देने वाली, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन पूछा था। अब भी 24-23 में पूछा जाता है, मतलब 24 में पूछा गया है, ठीक है, 24 में भी पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। तो इस तरीके से आप जब क्वेश्चन भी करोगे ना, तो बोल के यार इतना भी सिंपल लेवल से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान। अब यहाँ पर देखिए, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंड समरस और अवधि, एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। सीधी सी बात है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है एक मेथड्स के फॉर्म में, ठीक है, वो जो मेथड्स है ना एकदम सिस्टमैटिक है, जो हमारे शरीर से रिलेट करता है। शरीर से रिलेट करता है, इसका मतलब ये है कि शरीर को हम लोग बोलते हैं पिंड, ठीक है। यानी हमारे मन में क्वेश्चन जरूर आता है, हम सबके मन में क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई इस शरीर की तो उत्पत्ति हुई है, लेकिन कैसे उत्पत्ति हुई है ना, ये शरीर कैसे उत्पन्न हुआ है, ये मन में सबके डाउट है। और उसके बाद ये शरीर जाने के बाद, यानी ये शरीर भस्म होने के बाद, ये शरीर क्या है, नाशवान है। जैसे बौद्ध दर्शन में भी कहा जाता है ना, ये जो जगत है वो क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। तो इस तरीके से हमारा जो शरीर भी तो क्या है भाई, नाशवान है, एक ना एक दिन हम इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा हमें। तो इस शरीर यानी शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी शरीर जाने के बाद ये कहा जाएगा, ठीक है। तो यानी ये इसका नाश होने के बाद क्या होगा आगे की सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग समझेंगे पिंड यानी पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली चर्चा की गई है। उसके बाद पिंड विचार, अब हम लोग विचार करेंगे ना भाई, उत्पत्ति कैसे हुई, तो शरीर के बारे में विचार करेंगे ना, करेंगे क्या नहीं करेंगे बताइए, करेंगे ना। छोटे से अभी बड़े होने तक है, मतलब अब बुजुर्ग भी हो, मतलब धीरे धीरे हमारी भाई मतलब एक जाती रहेगी, ठीक है, तो वृद्ध भी होते जाएंगे, तो शरीर के बारे में तो विचार आएगा ही आएगा। तो शरीर के बारे में कौन सा विचार करना है, तो यहाँ पर विचार के बारे में चर्चा की गई है, यानी इस शरीर में क्या क्या चीजें मौजूद है इसके बारे में चर्चा की गई है बेसिकली। ओके, फिर पिंड संवित्ति। अब यहाँ पर जो चीजें बताई गई है, यहाँ पर जो भी चीजें हमारे शरीर में है, जैसे कि सप्त धातु है, सप्त धातु हो गए, ठीक है, और भी चीजें यहाँ पर हमारे शरीर में पर्वत बताए गए, एक सारी चीजें बताई गई है। ओके, तो उसके बारे में संवित्ति यानी ज्ञान, उसके बारे में जानना चाहिए, बराबर है क्या नहीं बताइए। जैसे हम एनाटॉमी पढ़ते हैं हमारे शरीर के बारे में, जो स्थूल रूप से जानते हैं, वैसे ही सूक्ष्म रूप से भी बताया गया है, स्थूल रूप को कनेक्ट करके यहाँ पर। ओके, तो शरीर के बारे में जानेंगे। संवित्ति, पिंडाधार, यानी इस पिंड का आधार क्या है। जैसे हम कहते हैं, यहाँ पर किसी किसी ग्रंथ में भी कहा जाता है, और जो प्राचीन काल में जो मतलब ऐसे जो लिटरेचर जो आपको मिलते हैं, टेक्स्ट जो मिलते हैं, वहां पर भी कहा जाता है, जैसे कि कछवा आधार है पृथ्वी का, है ना, शेषनाग आधार है, वैसे ही इस पिंड का आधार कौन है, पिंड का आधार कौन है। तो यहाँ पर भी चर्चा की जा रही है कि पैर के अंगूठे में जो होता है कछवा होता है, लेकिन हमारा जो पिंड का आधार कौन है, तो यहाँ पर जो भी कुंडली के बारे में जो भी चर्चा मिलेगी, कौन आधार है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। कुंडली के बारे में जो बताया गया है, सुप्त कुंडली और जागृत कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद जो है पिंड पद सामरस समरसता, यानी हमारे जो पिंड एंड पद, ये जो हमारा पिंड है समरस करना है, यानी जो बोलते हैं ना आत्मा का परमात्मा में मिलन, ठीक है, नमक का जल में मिलन, विलीन होना, मन का प्राण में विलीन होना, या फिर प्राण का मन, ठीक है, इट इज। तो इस तरीके से जो हमारा आत्मा है वो परमात्मा में मिलन करना है, ठीक है, यानी समरस करना है। तो समरस की चर्चा मिलती है यहाँ पर। और लास्ट वाला जो हमारा है वो अवधूत योगी है। अवधूत योगी यानी जैसे कि जो योगी
अब यहाँ पर जो है ना, हम लोग सब लोग योग साधना कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, योग की साधना कर रहे हैं, योग का अभ्यासी है हम, ओके। लेकिन क्या वास्तव में उसका पालन कर रहे हैं, एग्जैक्टली पालन कर रहे हैं? तो हाँ, कहीं ना कहीं फिर हमारा जो अध्ययन है वो हमारे काम में आ रहा है ना। जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें ले रहे हैं, वाकई में हमारे लिए वो फायदेमंद है, तो कोई मतलब नहीं, सीधी बात, कोई मतलब नहीं, ठीक है। जो चीज करते हैं हम लोग, उसको हमें अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोग यम नियम का पालन करते हैं, यहाँ पर जो अष्टांग योग बताए, ज्यादा तो नहीं हो सकता है, जो आधुनिक काल का जो दौर चल रहा है, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, आपके सामने आ रही है, बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आने की वजह से, है ना। लेकिन हमें क्या करना है ना, धीरे 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 उसका पालन करना, एकदम से तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, जैसे बोला जाता है ना बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है कि आप जो मन में जो विचार आते हैं ना, आपके जो भी मन में विचार आते हैं, बुरे बुरे बहुत सारे बुरे विचार आते हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में दबे हुए हैं, फ्राइड जी ने कहा है ना, अनकॉन्शियस जो माइंड दिया है, ठीक है, 3 स्तर जो मन के दिए गए हैं, तो वो जो दबे हुए हैं वो जो बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो वो बाहर निकलते हैं और हमारे अंदर ही अंदर हमें खोखला करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है भाई, अच्छे विचारों को लाना है, बुरे विचारों को तो नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जो हमारा जो मन होता है ना, वो मन कभी शांत नहीं होता है। कभी शांत होता क्या, बताइए? खाना खाते हो तो भी चलता है, अभी पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा है, बहुत लोग तो देख रहे होंगे एकदम ध्यान से, लेकिन बहुत लोग तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा मन में, है ना, कुछ और विचार चल रहा होगा, ओके। तो ये मन कभी शांत नहीं होता, तो स्थिर करने के लिए, यानी एक तरीके से हमें अच्छे विचार को अंदर लाना है। इसलिए जो भी हमारे जो यहाँ पर जो एक तरीके से यम बताया जाता है, वो दर्शन में भी जो बताया गया है, ठीक है, तो उसका भी पालन करना है। अष्टांग योग आगे बताया गया, अष्टांग योग का आगे जो अष्टांग योग भी जो बताया गया है, ठीक है, इसका भी हमें पालन करना है, ओके। और यहाँ पर जो अवधूत योगी जो होती है ना, ये जो मैंने ये जो अभी तक थोड़ी बहुत कहानी बताई ना, ये सब अवधूत योगी के ये गुण है, क्वालिटीज है, ओके। यानी इसमें और कहा है स्थूल रूप में, जैसे कि दाढ़ी मूछे, किस तरीके से माला, है ना, और किस तरीके से व्यवहार किया जाता है ना, उस तरीके से ये अवधूत योगी के बारे में बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा जो है वो है गोरख संहिता। अब इसमें भी आपको कोई यहाँ पर अध्याय के नाम नहीं दिखने का है। वशिष्ठ संहिता में यहाँ पर योग कांड के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर भी 4 चैप्टर्स में जो 8 इसमें अध्याय देखने में आते हैं, तो 4 जो हमारे होते हैं, 4 जो चैप्टर्स होते हैं, उसमें योग के बारे में बताया गया, और जो 4 चैप्टर्स जो होते हैं उसमें ज्ञान के बारे में, ओके। उसके बाद जो हमारी हठ प्रदीपिका है, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, ये 4 उपदेश बताए गए। आसन बताए गए, आसन जो कि 15 आसन की चर्चा मिलती है, प्राणायाम जो कि 8 प्राणायाम बताए जाते हैं, मुद्रा जो 10 मुद्रा बताई जाती है, और नादानुसंधान जो कि 16 प्रकार से जो बताए जाते हैं। नादानुसंधान यानी वहां पर समाधि के जो अन्य नाम बताए गए हैं, ठीक है, उसमें नादानुसंधान आते हैं और अलग से उसकी अवस्था भी बताई गई, ओके। और जो हमारे हठ रत्नावली जो है उसमें भी सिमिलर आएंगे, ठीक है, इसमें भी 4 उपदेश आएंगे, ओके। यहाँ पर एक तरीके से इसको तोड़कर लिखा नहीं गया है वहां पर, मतलब ऐसे अलग से चैप्टर का नाम दिया नहीं गया है, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें इंक्लूड करके आपको बता दूंगा। लास्ट में जो हमारा घेरण संहिता है, घेरण संहिता की जो अध्याय की जो नाम है हमारे, यानी यहाँ पर जो अध्याय बताए गए, पहला है शुद्धि क्रिया, दूसरा है आसन, तीसरा है मुद्रा, चौथा है प्रत्याहार, 5वां है प्राणायाम, 6वां है ध्यान, 7वां है समाधि, ओके। इस तरीके से 7 चैप्टर बताए गए, 7 चैप्टर्स बताए गए हैं, जिसमें शुद्धि क्रिया बताई गई है, 6 शुद्धि क्रिया बताई गई, धोती, बस्ती, नेति, नौली को लोली कहा गया, त्राटक और कपाल, ये 6 शुद्धि क्रिया बताई गई। धोती के जो मोस्टली 13 प्रकार आते हैं, जो धोती में जो 4 प्रमुख आते हैं, अंतर्धोती, ठीक है, हृदय धोती, और पहले आएगा अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूर्छोता, इस तरह के 4, ठीक है। अंतर्धोती में वात्सर, वारिसर, अग्निसार और बहिष्कृत, दंत धोती में दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र के 2 प्रकार, और
और एक लास्ट वाला जो कौन सा आता है बताइए? कपाल रंध्र। ओके, कपाल रंध्र। इस तरीके से हमारे जो दंड धोती में बताया गया। फिर हृदय धोती में वस्त्र, यानी इसको वसन कहा गया, वमन, वस्त्र, वमन, और एक ये हमारा क्या है? दंड धोती। दंड ओके, दंड। ओके, तो दंड, वमन, सॉरी दंड, वसन और वमन, ठीक है, इस तरीके से 3। और उसके बाद हमारा जो आती है मूल शोधन। इस तरह के टोटल होते 13। अब एक कॉल आया था मुझे कि किसी पेपर में धोती कर्म के जो प्रकार बताए गए थे कि 12 बताए गए, अलग अलग लोग पेपर छपाते हैं ना, तो वहां पर जो है 13 आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, 13 होते क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। 13 हो गई ये प्रकार हमारे धोती के। बस्ती जो बताई गई है, जो स्थूल बस्ती बताई गई है, और एक होती यानी एक जल बस्ती बताई गई है, और एक बताई गई स्थल बस्ती बताई। जल यानी जल में, जल के द्वारा किया गया जो बस्ती किया जाता है, और जो स्थल जो बस्ती होता है हमारे, जो कि वायु के द्वारा जो किया जाता है, जो पश्चिमोत्तानासन में किया जाता है, ठीक है। और जो जल बस्ती होता है वो उत्तरासन में किया जाता है। धोती बस्ती नेति का एक ही प्रकार है, त्राटक का एक ही प्रकार है, ठीक है। पहले त्राटक के पहले लोवली आएगा, लोवली का एक ही प्रकार है, त्राटक का भी एक ही प्रकार है, और कपालभाति वात क्रम, वृत्त क्रम और शीत क्रम ये बताया गया। वात क्रम यानी वायु के द्वारा जो अनुलोम विलोम की जैसे क्रिया करते हैं उसी तरीके से बताई गई है। व्युत क्रम जो जल वाला जो क्रिया होता है, और शीत क्रम, शीत में जैसे कि मुंह से हम जल लेते हैं और नाक से निकालते हैं, ठीक है, जल, और उसी को हम अपोजिट करेंगे तो जो व्युत क्रम भी कहा जाता है, ठीक है। उसमें भी आपको और क्लियर की जाएगी कि जल मुंह से लेकर नाक से निकालना ये व्युत क्रम में भी आएगा, और नाक से जल डालकर मुंह से निकालना ये भी व्युत क्रम में आएगा। अलग अलग तरीके से भी आएगा, दोनों फॉर्म में भी आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और शीत क्रम में तो मुंह से हम जल लेते हैं और नाक से जल को निकालते हैं, नोस्ट्रल से जल को निकालते हैं। क्लियर एवरीवन? क्लियर? अब देखिए, अब बस हो गया लास्ट श्लोक। कितने श्लोक होते हैं? तो यहाँ पर मेन देखेंगे जो सबसे ज्यादा, देखिए शिव संहिता जो हमारी है ना, सबसे पहला ग्रंथ आया है, और उसमें 642 श्लोक है। सबसे ज्यादा श्लोक हमारे जो है शिव संहिता में मिलते हैं। मैंने कहा था आपको योग बीज में 182 नंबर, मतलब सॉरी 182, आपको अभी तक नंबर नहीं मिले 182, ठीक है, पहले पूरा आपको देखना है, ठीक है। 182 यहाँ पर दिया गया है योग बीज में जो श्लोक दिए गए हैं, ठीक है। तो 182 लाना है आपको पेपर 2 में। आएंगे ना 182? बताइए, ठीक है, चलिए 182 आया जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपकी स्टडी कंटेंट जबरदस्त होना चाहिए, आपकी स्टडी उस लेवल की होनी चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। वैसे 192 यहाँ पर 192 भी किसी किसी ग्रंथ में दिया जाता है, और किसी किसी ग्रंथ में जो 201 का भी उल्लेख मिलता है श्लोक, ओके। और हमारे जो सीधे सिद्धांत पद्धति में 359 यानी 359 श्लोक की चर्चा मिलती है। और हमारे जो गोरख संहिता है उसमें 201 मंत्र की चर्चा मिलती है, जो मैंने बोला था 2 सेंचुरीज यानी 2 शतक बताए गए हैं। और हमारे जो वशिष्ठ संहिता में है 535 जो श्लोक संख्या बताई गई है। और हमारे हठ प्रदीपिका में 385 श्लोक संख्या बताई गई है। हमारे हठ रत्नावली में 400 श्लोक संख्या बताई गई है। और हमारे जो कि घेरण संहिता में 353 यानी 353, ठीक है, 353 यानी 353 श्लोक संख्या मिलती है। यहां तक क्लियर हो गया एवरीवन? किन्हीं को कुछ डाउट है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, फिर हम अभी क्वेश्चन करेंगे। इसी से जो हमने पढ़ा उसी से क्वेश्चन करेंगे और उसको याद करवा देंगे आप। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है शिव संहिता में किन किन के मध्य संवाद प्राप्त होता है? बताइए। शिव संहिता पार्वती जी, शिव जी और पार्वती। बाकी लोग मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर देना बी ऑप्शन करके, इस तरीके से मैसेज करना है, ठीक है। शिव और पार्वती जी के बीच में संवाद मिलता है। वशिष्ठ और शक्ति जी, ये वशिष्ठ संहिता में प्राप्त होता है हमें। मर्च गिरण और राजा चंड का पान, ये गिरण संहिता में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरख संहिता का रचनाकाल क्या है? पीरियड ऑफ कंपोजिशन। 10वीं से 12वीं
ठीक है, 10वीं से 11वीं शताब्दी, 10 to 11th सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज है, मैंने आपको कहा था दोनों लैंग्वेज में आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है। ओके, और हठ रत्नावली का रचनाकार बताइएगा, हठ रत्नावली का रचनाकार क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 1625 से 1695, 95। ठीक है, एडी। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक कौन है? गोरखनाथ है, गोरखनाथ है। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के गोरखनाथ है। महर्षि वशिष्ठ जी है, महर्षि यह वशिष्ठ संहिता के हैं। और सातमाराम हठ प्रदीपिका हठ प्रदीपिका के हैं, हठ प्रदीपिका के श्रीनिवास जी गेरन संहिता हठ रत्नावली, ठीक है, हठ रत्नावली, कोई नहीं, गलती हठ रत्नावली। गलती यही करना है। ठीक है, गलती यही करना है, गलती से आदमी सीखता है। ठीक है, जी सर। हाँ, और जो नहीं बोलता कि नहीं हम गलती नहीं करना चाहते, ठीक है, उसको करना है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोलना है ना, बोलेंगे तो वो गलती जल्दी से हमें याद रहती है कहाँ पर हमारी गलती होती है। तो ये चीज आप नोट डाउन करते रखें, मतलब दिमाग में। ठीक है, गलती हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन बोलना है, एक्टिव रहना है, मैसेज करते रहना है। ठीक है, जो भी आंसर देना है ऑप्शन। ठीक है, घेरन संहिता में अध्याय को क्या कहा गया है? प्रकरण। प्रकरण आ गया घेरन संहिता में, सेक्शंस कहा गया है। ठीक है, पटल जो कहाँ पर कहा गया? पटल शिव संहिता में कहा गया है पटल। उपदेश कहाँ पर कहा गया? उपदेश हठ प्रदीपिका उपदेश हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में भी कहा गया। चलिए, बहुत बढ़िया। और किसी में कहा गया उपदेश? और भी हो सकता है, सिद्धांत पद्धति नहीं है? घेरन संहिता में प्रकरण है। घेरन में तो प्रकरण है ना। प्रकरण है, वशिष्ठ संहिता। हठ प्रदीपिका नहीं सर, चलिए, दो हठ में ही प्रदीपिका है। दो। अच्छा, एसएसपी हठ रत्नावली के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास जी। तो श्रीनिवास जी है, बहुत बढ़िया, मस्त। और सतमाराम जी? हठ प्रदीपिका के एचपी। और गोरक्षनाथ जी? गोरक्षनाथ जी शिव संहिता, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत योग बीज हो गया, गोरख संहिता हो गई, और हमारी सिद्ध सिद्धांत पद्धति होगी। बहुत बढ़िया जी, मस्त। ओके ओके ना। महर्षि वशिष्ठ तो आपको पता है ना? वशिष्ठ संहिता थोड़ा सा झुमाव कर देता ना। वशिष्ठ और शक्ति के बीच संवाद का वर्णन किस हठ योगी ग्रंथ में मिलता है? वशिष्ठ संहिता में मिलता है, बहुत बढ़िया। योग बीज में नहीं मिलता है कोई भी वर्णन, गोरख संहिता में भी नहीं, और शिव संहिता में मिलता है या नहीं मिलता है? शिव और पार्वती, शिव और पार्वती, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, शिव और पार्वती। हठ प्रदीपिका में कितने उपदेश बताए गए हैं? चार उपदेश बताए गए हैं, बहुत बढ़िया, मस्त। 5 बताए, किसमें बताए गए? 5 शिव संहिता शिव संहिता में बताए गए। 5 पटल है उसमें। हाँ, तो कोई नहीं 5 पटल किस कहाँ पर बताया गया? तो शिव संहिता में, बहुत बढ़िया, ठीक। और 3 ऐसी कोई चर्चा मिलती है? नहीं। 6 तो मिलता है ना सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, चैप्टर जो बताए गए। फिर अवधूत योग की चर्चा किस हठ योगी ग्रंथ में मिलती है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, है ना। अवधूत योगी जो 6वां जो चैप्टर बताया गया उसका नाम बताया गया अवधूत योगी। पहला है ना पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संविति, पिंडाधार, पिंडपति सामरस और अवधूत योगी। ओके, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने अध्याय बताए गए हैं?
सिक्स बताए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिरण संहिता में कितने प्रकरण बताए गए हैं? सात सात बताए। बहुत बढ़िया, 7। वशिष्ठ संहिता में कितने बताए गए हैं अध्याय? 8 टोटल में वैसे 8। ठीक है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर जो हमारे एग्जाम है ना यूजीसी नेट में 6 अध्याय का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो महाराष्ट्र पुणे लोनावाला जो केवल धाम है, ठीक है, संस्था है, वहां पर जो वहां से जो प्रकाशित हुई है हठ वशिष्ठ संहिता। ठीक है, तो वहां पर जो योग के बारे में 6 अध्याय में वर्णन किया गया है और उसी को हमारे यूजीसी नेट में भी हमारे जो सिलेबस में है योग के, वो इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर जो ज्योतिष शास्त्र की चर्चा मिलती थी तो उसको कुछ साइड में करके 6 अध्याय में जो योग की चर्चा मिलती थी उसको बेसिकली रखा गया था। ठीक है, तो 6 अध्याय का वर्णन मिलता है। ओके, बिल्कुल ध्यान रखना आप ये चीज मैं थोड़ा सा अदर भी क्यों बताता हूँ ना, क्योंकि कभी आपको इंटरव्यू में जाने के लिए मौका मिलेगा, मतलब मौका क्या, आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, मिलेगा ही मिलेगा कहीं पर भी। ठीक है, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज के लिए आप इंटरव्यू देते हो ना, है ना, तो उसमें नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम चीजें तो रटना ही है, मतलब चीजें को तो रटते ही नेट में कोई भी एग्जाम में, एग्जाम लेवल में, लेकिन नॉलेज हमें रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉलेज के बेसिक पर हम लोग बाकी सारी चीजें जो भी हमारे सामने समस्या आती है उससे हम मात कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसी की तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस हठयोगी ग्रंथ में अध्याय को शतक कहा गया है? गोरख संहिता में कहा गया है। बहुत बढ़िया, शतक कहा गया है ना। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ किस हठयोगी ग्रंथ के लेखक है? देखिए कितना बढ़िया से कंपैरेटिव क्वेश्चन है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इनमें से सभी। तीन। ठीक। घेरन संहिता के किस अध्याय में प्रत्याहार का वर्णन है? 4th चौथा। घेरन संहिता में, हाँ, घेरन संहिता में ही है, लेकिन 4th अध्याय में बताया गया है ना जी। फोर्थ अध्याय, क्योंकि प्राणायाम बाद में बताया गया, नहीं तो पहले प्राणायाम का चर्चा मिलता है, बाद में प्रत्याहार का मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना प्राणायाम बाद में बताया गया है ना, 5वीं में बताया गया है। तो चौथा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, समय हो गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अध्याय में शामिल नहीं है, शामिल क्या नहीं है बताइए, मजेदार क्वेश्चन है। पद्धति में शामिल पिंड गोला नहीं है ना, पिंडोत्पत्ति है, पिंड विचार है, पिंड संवृत्ति है। यानी पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवृत्ति, पिंडाधार, पिंडपत सामरस, अवधूत योगी। ठीक है, ऐसे मैं याद करवा दूंगा आप लोगों को। इसके अध्याय को उपदेश कहा गया है। सभी आ जाएगा। चलिए, सभी, यानी कि सीधे सिद्धांत पद्धति भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं बताया था ये वाली चीज, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें। हाँ, एक दो जन ने बताया था, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था ना। चलिए, अब तो कंफर्म हो गया है ना। चलिए, शिव संहिता में कितने पटल है? 5 शिव और पार्वती के बीच संवाद का वर्णन किस हठयोगी ग्रंथ में मिलता है? शिव संहिता। शिव संहिता और योग बीज और सभी लोग आंसर करिएगा, सभी लोग आंसर करिए। यहाँ पर बिंदास आंसर करना है ना, मैसेज करना है, बोलना है। बोलने के लिए आपको मौका मिल रहा है तो बोलना है, जब मौका नहीं मिलता है तो आप बोलते हो माइक बंद करके, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और मौका मिलता है तब बोलना है जरूर। घेरन संहिता में श्लोक की संख्या कितनी है? 353 इसको भी याद करवा दें आपको। 359 किसमें बताया गया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया गया है। हाँ, 385 किसमें बताया गया है? हठ प्रदीपिका। बहुत बढ़िया, हठ प्रदीपिका। ओके, ये 535 वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता।
गोरख संहिता में श्लोक की संख्या कितनी है? 201 201 पीछे वाली स्क्रीन करेंगे प्लीज, पीछे वाला लास्ट क्वेश्चन 28। यहाँ पर देखिए ना 353 जो है हमारे, ठीक है, क्लियर है ये? जी सर जी, धन्यवाद। गोरख संहिता में श्लोक की संख्या कितनी है? 201 201 201, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 201, 353 घेरण संहिता 53 घेरण घेरण संहिता में, और 535 वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ और 642 शिव संहिता, गुड। हठ प्रदीपिका में श्लोक की संख्या कितनी है? 385, ओके, 385 हठ प्रदीपिका में, 353 घेरण संहिता में, 535 वशिष्ठ संहिता में, 359 सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। बहुत बढ़िया, चलिए मजा आ गया ना। शिव संहिता में पटल के नाम शामिल है। लास्ट क्वेश्चन, योगानुष्ठान है, तत्वज्ञान है, और वचन पटल, ये सभी है, सभी। तो पहले लय आएगा, फिर तत्वज्ञान, फिर योग अनुष्ठान, फिर मुद्रा, फिर वचन, लास्ट वचन। ठीक, चलिए हो गए, ये आपके आंसर की है और आपको ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? ओके सर।